नमस्कार। मसूबकर्ण सहायक आचार्य EFM श्री राधे श्याम आर मुरारका गवर्नमेंट PG कॉलेज झुंझुनू। आज हम बीकॉम पार्ट प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए बुक इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम EFM पेपर सेकंड में यूनिट संख्या 3 के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। विनिमय साध्य विलेख चैप्टर के अंतर्गत चेक के बारे में कि चेक क्या है और चेक की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा में 6 के अंतर्गत चेक को डिफाइन भी किया है। तो विनिमय साध्य विलेख के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। विनिमय साध्य विलेख। विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881। विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881 है, जो कि विनिमय साध्य के प्रकारों की हम चर्चा करें तो विनिमय साध्य विलेख अधिनियम के प्रकार को मुख्यतया धारा 13 सब सेक्शन सेकंड में डिफाइन किया गया है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 13 सेकंड में विनिमय साध्य विलेख को परिभाषित किया है। विनिमय साध्य विलेख के प्रकारों को 4 भागों में बांटा गया है। विनिमय साध्य विलेख के 4 भाग निम्नलिखित हैं। प्रथम है चेक, नंबर दूसरा है प्रतिज्ञा पत्र, जिसे प्रोमेजरी नोट भी कहते हैं। तीसरा हम बात करें विनिमय बिल की, विनिमय बिल। और चौथी हम बात करें बैंक ड्राफ्ट की। ये विनिमय साध्य विलेख के प्रकार माने जाते हैं। विनिमय साध्य विलेख को हुंडी, बॉन्ड्स आदि विनिमय साध्य विलेख की श्रेणी में नहीं मानते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि विनिमय साध्य विलेख क्या है और विनिमय साध्य विलेख की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। आज इसी प्रकारों में अध्ययन करेंगे चेक के बारे में कि चेक क्या है, चेक किसे कहते हैं और चेक की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। चेक। विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881 की धारा 6 में चेक को डिफाइन किया गया है। विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881 की धारा 6 में चेक को डिफाइन किया गया है। चेक भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम धारा 6 में चेक एक ऐसा विनिमय पत्र है जो किसी बैंक विशेष पर लिखा जाता है और जिसका भुगतान स्पष्ट रूप से मांगे गए या मांग किए जाने पर भी इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार से नहीं हो सकता है, वो चेक कहलाता है। तो इस प्रकार चेक ऐसा विनिमय विपत्र है, इसे अपन विनिमय विपत्र कहते हैं। एक ऐसा विनिमय विपत्र है जो किसी बैंक विशेष पर लिखा जाता है। किस पे लिखा जाता है? किसी बैंक विशेष पर लिखा जाता है और जिसका भुगतान स्पष्ट रूप से मांग किए जाने पर के अतिरिक्त अन्य प्रकार से नहीं किया जा सकता। तो डिमांड, जब मांग होगी तभी उसका भुगतान किया जाता है, कोई अदर तरीके से उनका भुगतान नहीं किया जाता है।
उसे हम चेक कहते हैं। अधिनियम विनिमय साध्य अधिनियम 1881 धारा 6 में इसको डिफाइन किया गया है। अब हम बात करें चेक की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, चेक के कौन से आवश्यक तत्व हैं। चेक के आवश्यक तत्व, एलिमेंट्स ऑफ चेक या विशेषताएं। चेक को मैंने बताया आपको धारा 6 में डिफाइन किया है। चेक की विशेषताओं में प्रथम विशेषता की हम बात करें तो एक लिखित लेख पत्र होता है। चेक एक रिटर्न में लिखित रूप से होता है, जिसे रिटर्न इंस्ट्रूमेंट भी इसे कहते हैं। लिखित लेख पत्र होता है, इसकी एक प्रमुख विशेषता ये है। दूसरी, चेक शर्त रहित होता है। एक निर्धारित समयावधि या एक निर्धारित शर्त इसमें होती है कि समयावधि के अंतर्गत उसको जमा करवाने या उसकी मांग करने या उसको क्लियर करने की शर्त होती है। तो शर्त रहित आदेश पत्र होता है अनकंडीशनल ऑर्डर। अनकंडीशनल ऑर्डर। तीसरी चेक की विशेषता की बात करें, बैंक को ही आदेश करता है। चेक ऑर्डर बाय बैंक, ये चेक बैंक को ही आदेश करता है। ऑर्डर टू ए बैंक। ये भी इसकी विशेषता है, क्योंकि किसी व्यक्ति विशेष से, एक पार्टी से दूसरे पार्टी से अगर वो चेक प्राप्त होता है, माना कि ए व्यक्ति है, यहाँ पर बी व्यक्ति है, ए व्यक्ति बी को चेक देता है, तो बी उस राशि को अपने खाते में प्राप्त करने के लिए बैंक में जाकर के उसको जमा कराता है। तो बैंक को आदेश करता है कि उक्त राशि जो मेरे को इस व्यक्ति से मिली, उसको आप मेरे खाते में या फिर इंडिविजुअल देने का श्रम करें। तो ये आदेश बैंक को व्यक्ति देता है जिसके पास वो चेक होता है। दूसरा, निश्चित राशि लिखी होती है। निश्चित राशि का उसमें उल्लेख होता है कि चेक में कितनी राशि है। जैसा कि एक चेक विपत्र मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या क्या आती है। निश्चित धनराशि लिखी होती है, जो कि मुख्यतया एक कॉलम के रूप में यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं, और हिंदी में भी इसमें लिखते हैं। यहाँ पर हस्ताक्षर होते हैं, टू करके पे जो भी है। क्रॉसिंग के बारे में भी बताएंगे आपको। तो निश्चित राशि इसमें होती है ये कि एक प्रापक और आदाता निश्चित होते हैं। इसमें प्रापक व आदाता निश्चित हो। प्रापक व आदाता इसमें निश्चित होते हैं, सर्टेन पेई होते हैं। तो सर्टेन पेई भी एक इसमें हम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि प्रापक आदाता इसमें निश्चित भूमिका निभाते हैं। क्योंकि चेक का भुगतान किसको किया जाए, यह है निश्चित होना चाहिए कि चेक का भुगतान उस व्यक्ति को किस प्रकार से किया जाए, किसका नाम लिखा हुआ है, उसी को ही ये आदेशित होता है, जिसको चेक की राशि आसानी से बैंक उस खाते में जमा करवा सकता है। अगला, मांगने पर भुगतान। 36 की विशेषता है मांगने पर मांगने पर भुगतान होता है इसका। पेमेंट ऑन डिमांड। चेक हमेशा मांगने पर ही देय होता है, क्योंकि उसके भुगतान का कोई निश्चित तिथि नहीं होती है, क्योंकि उसका भुगतान लेने के लिए बैंक के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। तो चेक पर ऑन डिमांड शब्द लिखने पर उसकी आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी मांग पत्र है। तो इसी क्रम में चेक पर हस्ताक्षर भी होते हैं। तो अगला बिंदु है विशेषताओं में चेक पर हस्ताक्षर। सिग्नेचर होते हैं चेक पे, कि
साइन किस प्रकार से करना है। तो चेक पे हस्ताक्षर होते हैं नीचे, जिस पार्टी को पे चेक जारी किया जाता है तो उस पार्टी को देने के लिए जो चेक जो देता है उसको उस व्यक्ति के हस्ताक्षर भी अंकित होते हैं, तभी वो मान्य होता है। सुपुर्दगी आवश्यक होनी चाहिए। तो चेक की सुपुर्दगी क्या होनी चाहिए? 8वां पॉइंट, सुपुर्दगी आवश्यक। सुपुर्दगी आवश्यक होनी चाहिए, ये भी एक अहम भूमिका है। तो इस प्रकार विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881 की धारा 6 में चेक को डिफाइन किया गया है, जो कि एक अहम भूमिका का निर्वहन भी ये करते हैं। तो इस प्रकार चेक मांगने पर प्रस्तुत है, तो ये इसकी मुख्य कंटेंट है। तो इसी प्रकार हम आसानी से चेक के बारे में हम चर्चा करें तो चेक के मुख्यतया 3 पक्षकार होते हैं, एक तो ड्रॉवर, एक ड्रॉवी, एक पेयी, आहारता, आहारती और आदाता। तो वो 3 प्रकार के पक्षकार चेक के होते हैं। कि चेक के पक्षकार मैंने बताया कितने होते हैं? 3 होते हैं, आहारता, आहारती, आदाता। तो इस प्रकार ये ड्रॉवर, ड्रॉवी और पेवी की भूमिका होती हैं। 3 पक्षकार होते हैं और चेक को विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881 की धारा 6 में डिफाइन भी किया गया है। तो इस प्रकार चेक को विभिन्न प्रकार से आसानी से हम क्रियान्वित किया गया है। तो इसी क्रम में ये इनकी विशेषताएं हैं। तो चेक को हम रेखांकित से संबंधित भी अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि रेखांकन क्या है, किस प्रकार से चेक को रेखांकित किया जाता है, किस प्रकार से इसको क्रियान्वित किया जाता है। तो चेक के आवश्यक तत्वों में मुख्यतया ये ही बिंदु हैं। लिखित लेख पत्र होता है, शर्त रहित होता है, बैंक को ही आदेशित करना होता है, निश्चित राशि है, प्रापक रादाता इसमें निश्चित होता है, मांगने पर इनका भुगतान किया जाता है और चेक पर हस्ताक्षर होते हैं, जो कि विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881 की धारा 6 में चेक को पूर्णतया डिफाइन भी किया गया है। जो कि आपके दैनिक दिनचर्या में चेक आपने देखे हैं, चेक की ये मुख्यतया भूमिका होती है। एक इसमें ये भी कंडीशन होती है, चेक कटा फटा नहीं हो, अगर आप उसका भुगतान करोगे तो कभी कोई समस्या आपके नहीं आए। तो चेक भी एक अहम भूमिका होती है, क्योंकि इनसे संबंधित नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881 की धारा 138 में इसके भी रूल्स दंडात्मक कार्रवाई है। क्योंकि अगर इसका भुगतान या चेक बाउंस होने से 2 वर्ष की सज़ा या डबल अमाउंट राशि का भुगतान करना होता है, ये भी एक इसका लीगल प्रावधान है। तो इसलिए चेक एक अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881 में इसमें दंडात्मक कार्रवाई भी हो सकती है। तो चेक एक अहम सराहनीय कार्य बैंक के माध्यम से किए जाते हैं, इसके रूल्स रेगुलेशन भी हैं। तो इस प्रकार चेक एक सहायक एवं मुख्यतया एक अहम भूमिका का भी निर्वहन करते हैं। तो इस प्रकार चेक के आवश्यक एलिमेंट्स के अंदर मुख्यतया ये कंटेंट थे, क्योंकि लिखित में होता है, लिखित में उनको जारी किया जाता है। तो हम चेक को एक लिखित प्रपत्र या शर्त रहित प्रपत्र और बैंकों आदेश और निश्चित राशि इसमें उल्लेखित होती है। तो इस प्रकार हम चेक को मांग के आधार पे इसको आदेशित करते हैं। तो अगले वीडियो में हम रेखांकन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि रेखांकन 2 प्रकार का है, सामान्य रेखांकन और विशेष रेखांकन। क्योंकि चेक के कोने पे अगर आप 2 समानांतर रेखाएं अगर खींच देते हैं तो वो अकाउंट पे ही होता है, उसको जो भी पक्षकार होता है वो नगद में न लेकर के उस जो भी धनराशि उसके संबंधित खाते में ही जमा होती है। तो ये भी एक नियम है। तो इस प्रकार चेक एक अहम भूमिका का निर्वहन क्रियान्वयन भी करता है। तो विनिमय साध्य विलेख 1881 की धारा 6 में चेक को डिफाइन किया गया है, इसके विभिन्न प्रकार के एलिमेंट्स शामिल हैं। तो चेक के आवश्यक तत्वों, उनकी विशेषताओं की हम चर्चा करें तो मुख्यतया ये हैं, जो कि विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881 की धारा 138 सेक्शन 138 में भी इसको डिफाइन किया गया है, क्योंकि इसमें भी दंडात्मक कार्रवाई है। अगर उसका समय चेक अगर बाउंस हो जाता है किसी पार्टी में, तो उसको डबल अमाउंट और 2 वर्ष का कठोर कारावास का भी
एक नियमानुसार इसकी कार्रवाई है। तो इस प्रकार आज के वीडियो में हमने अध्ययन किया कि चेक की कौन कौन सी विशेषता है, चेक के नियम कौन कौन से हैं और कौन से अधिनियम के तहत ये विनिमय साध्य विलेख क्रियान्वित करता है। तो अगले वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे कि चेक का रेखांकन किस प्रकार से किया जाता है, चेक के रेखांकन के कौन कौन से प्रकार है, सामान्य रेखांकन कौन कौन से हैं, विशेष रेखांकन कौन कौन से हैं। तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे, जो कि वो रेखांकन से संबंधित होंगे, जो हम आगे इनको आपको वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। तो आज का ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आपके 20 नंबर का क्वेश्चन आता है इसका कि चेक की आवश्यक तत्व है या उसकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं, उनकी विशेषताओं का आप वर्णन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।